अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एक्सप्रेसो। मैं हूं आपका होस्ट अली अनिक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का अच्छा सा आगाज़ कर चुके होंगे, अगर नहीं किया तो कर लीजिए। बहुत सारे लोग अभी भी घरों में अपने ब्लैंकेट्स में लेटे होंगे बड़े आराम से, लेकिन ज़रा बाहर देखिए, मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। कल ही हम महकमा मौसमियात वालों से बात कर रहे थे और वो प्रेडिक्ट कर रहे थे कि अभी लाहौर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है जनाब, लेकिन जब सुबह हम उठे और बाहर देखा तो हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मौसम बड़ा ज़बरदस्त था। लाहौर के बेशतर इलाकों में जो है वो बूंदाबांदी हुई है, जिसकी वजह से आसमान बड़ा खूबसूरत साफ़ सुथरा सा खिला खिला सा दिखाई दिया। और अगर बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो वो 234 है लाहौर में, इस वक्त भी दूसरे नंबर पर है आलूदा तरीन शहरों में, लेकिन स्टिल बज़ाहिर देखने में आंखों को बड़ा अच्छा सा मौसम लगा, बड़ा खुला आसमान लगा और बज़ाहिर लग रहा है कि जनाब ये सर्दियों की जो पहली बारिश है वो आ गई है। ठंडक और खुनकी हम अच्छे से महसूस कर रहे हैं। साहली और मैदानी इलाके दोनों भी अब सर्दी की लपेट में आना शुरू हो गए हैं। कराची के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ सर्दी और खुनकी में इजाफा हो रहा है और उसके साथ साथ लाहौर में तो आप देख ही रहे हैं कि सर्दी बढ़ती चली जा रही है। 13 डिग्री तक जा रहा है टेम्परेचर जनाब, और आगे चलकर ये मजीद जो है वो ठंड हो जाएगी। अगर हो भी क्यों ना, क्योंकि दिसंबर आ गया जनाब, अभी भी सर्दी नहीं आनी तो फिर कब आनी है। लेकिन प्रेडिक्ट ये किया जा रहा है कि इस बार सर्दी के कोई खास रिकॉर्ड टूटने के इम्कानात नहीं है। सर्दी लाहौर में वैसे भी 2 महीनों के लिए ज़्यादा आती है, दिसंबर के मिड से स्टार्ट होती है और जनवरी और फेब के मिड तक जो है वो चलती है। ये सारा सीजन जो है वो इस तरीके से चल रहा है। छोटे से छोटा होना शुरू हो गया है। पहले 4 महीने के लिए आया करती थी, फिर 3 महीने, अब 2 महीने और खुदा न खास्ता 1 महीने रह जाए। तो देखिए ज़रा ऐसी चीज़ें जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं इस वक्त जो दर्जा हरारत बढ़ाने में, उसको कम कीजिए। अब ईवीज़ आ गई हैं, अगर पैसे हैं तो ईवीज़ का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जल्द से जल्द पूरी दुनिया ईवीज़ में शिफ्ट हो रही है। लेकिन इस पर भी हम आने वाले प्रोग्राम्स में बात करते रहेंगे, आगाही बढ़ाते चले जाएंगे। इसके साथ साथ आज जो दूसरी अहम बात है वो हमारा T20 मैच है। पाकिस्तान जिम्बाब्वे का दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा और इंटरनेशनल मैचेस की जो ये सीरीज़ है, अगर आज पाकिस्तान मैच जीत जाता है तो फिर ये सीरीज़ वो अपने नाम कर लेगा। एक स्ट्रीक चल रही है ये पाकिस्तानी मैचेस की। जो जिम्बाब्वे के साथ पहली सीरीज़ हुई वनडे मैचेस की, वो पहला मैच ये ज़रूर हारे हैं, लेकिन उसके बाद 3 मैचेस जीत चुके हैं और अगर आज भी जीत जाते हैं तो चौथा मैच जीत जाएंगे, दोनों सीरीज़ जीत जाएंगे। पाकिस्तान की टीम को 3 मैचों की सीरीज़ में जिम्बाब्वे से बरतरी हासिल हो जाएगी। जी हाँ, ग्रीन शर्ट से जिम्बाब्वे को ऑलरेडी पहले T20 मैच में 57 रन से शिकस्त दे दी थी और इससे कबल पाकिस्तानी टीम ने मेज़बान टीम जिम्बाब्वे को 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ में 2-1 से शिकस्त दी थी। तो देखते हैं जी आज का मैच कैसा होता है। प्लेइंग 11 सेम है, अभी तक यही फैसला किया गया है। आगे चलकर मैच पर भी ज़रा डिटेल डिस्कशन करेंगे। मौसम की हमने बात की, सियासी दर्जा हरारत बढ़ा हुआ दिखाई दिया हमें और दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। बयानबाजियाँ जो हैं उनका सिलसिला भी तेज़ हो चुका है। ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुसूसी तौर पर सियासत पर बात करेंगे आज की बड़ी खबर में। तो जनाब, जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी और फिर इस्लामाबाद डी चौक पहुंचने पर हुकूमत ने क्रैकडाउन किया और तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान वापस चले गए। हुकूमत इस फाइनल कॉल को मिस कॉल कह रही है। कह ले इस फाइनल कॉल से तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ तो नहीं मिला, लेकिन हुआ ये कि बानी PTI के 7 नए मुकदमात में गिरफ्तारी ज़रूर डाल दी गई है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI से मुलाकात करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने ये कहा कि जो वर्कर्स बाहर निकले, बानी PTI ने उन्हें खराज तहसीन पेश किया है और बानी का पैगाम है कि कौमी असम्बली और सेनेट जाएं, पार्लियामेंट में ये मामला उठाएं और एहतजाज करें। आगे के लाहेमल का ऐलान बानी PTI बाद में करेंगे। फाइनल कॉल के बाद खान साहब से आज अडियाला जेल में मुलाकात हुई है। खान साहब को आज हमने प्रोटेस्ट और उसके वक्त साथ होने वाकयात पे पहली मर्तबा बहस हुई। इसके साथ ही खान साहब का पैगाम यही है कि आप कौमी असम्बली के इजलास को रिक्विजिशन करो, जो बातें होगी वो पार्लियामान के अंदर आपने इसका प्रोटेस्ट भी करना है, एहतजाज भी करना है, अपने सेनेट में भी इजलास रिक्विजिशन करना है, ईवानों में ये बात आपने उठानी है। बैरिस्टर गौहर की आपने गुफ्तगू सुनी और मुबैना हलाकतों के दावे और बानी PTI की सेहत से मुतल्लिक उन्होंने बताया है वो सेहतमंद हैं और अडियाला जेल में हैं। ऑपरेशन में सैकड़ों हलाकतों के दावे करने वालों से उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया है। आज सबको ये कहूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब के बारे में जो खबरें चला रही थी उनके सेहत के बारे में या ये कि वो अडियाला जेल में नहीं थे, वो भी सारी खबरें गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की सेहत ठीक है। दूसरी बात, हमने एक
जमहूरी पार्टी है, हम गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं देते। हमने वही फिगर दिया जिसकी डिटेल हमारे पास है। वो 12 शहादतें हुई हैं। हमने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो सैकड़ों लोग कह रहे हैं उनको हमने डिसोन किए हैं। तावक्त ये कि हमारे पास उसका सबूत और डिटेल आ जाए, मिसिंग पर्सन का हो जाए कि वाकई उसकी शहादत हुई है। इसलिए हमारा वही फिगर है जो ऑफिशियली दिया हुआ है। और इस पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर अपने पैगाम में ये लिखा कि पीटीआई की टॉप लीडरशिप ने हज़ारों हलाकतों की बातें की। एक साहब ने फिक्स रेट की तरह 278 का नंबर भी कोट किया जैसे उन्होंने लाशें गिनी हैं। हम आज भी डिमांड करते हैं कि 12 हलाकतों का भी सबूत लाएं, कोई जनाजा, कोई वरसा या कोई अता पता। बैरिस्टर गौहर के लोगों ने गजा के शहीदों की मैयतों की तस्वीरें एक्स पर लगाईं, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी ये कहते हैं कि पीटीआई वालों के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था। इस्लामाबाद पर चढ़ाई में नाकामी के बाद बुज़दिली से भागे। पीटीआई वाले झूठा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गोलियां चलाए जाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। गोलियां लगने से मुतालिक उन शहरियों का नाम लिया जा रहा है जो कभी इस्लामाबाद आए ही नहीं। रियासत के सबर को आजमाना नहीं चाहिए। इस्लामाबाद में जो इन्होंने रियासत के खिलाफ एक बगावत और चढ़ाई की, उनके साथ जो हुआ वो एक ट्रेलर था। इस्लामाबाद में चढ़ाई और उसके बाद जो उन्हें नाकामी हुई और जिस बुज़दिली से वो भागे, अपनी बुज़दिली और नाकामी छुपाने के लिए गोलियों का, लाशों का बयानिया बना रहे हैं। ये कैसी गोलियां थी जो जिन लोगों को लगी और वो कहते हैं कि वो जान से गए और वो आज के दिन तक नहीं मिल रहे। तलाल चौधरी की गुफ्तगू आपने सुनी। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क में बढ़ते और सियासी इंतशार पर हुकूमत से मुतालबा किया है कि बस बहुत हो गया है, अब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा, चाहे हुकूमत बातचीत करे या लाठी का इस्तेमाल करे। तमाम सियासतदानों का, तमाम स्टेक होल्डर्स का जिम्मेदारी है कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करने की कोशिश करें। हुकूमत के कुछ इस किस्म के वो फैसले या करने जा रहे हैं जिससे वो किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगाएं या किसी सूबा में गवर्नर राज कायम करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुकूमत ने इन टॉपिक्स पे तो राब्ता नहीं की और तारीखी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ रहा है ये दो जो ऑप्शंस है हम पसंद तो नहीं करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरूर किसी भी कॉन्वर्सेशन में अपना राय सामने रखेगा। इसी सारी साल पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है आमिर यासराना साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब और थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आपने इतनी लंबी जो हमने पूरी दास्तान सुनाई आपने सुनी। अच्छा आमिर साहब, जिस तरीके से अभी बातें चल रही हैं कैसे देखते हैं फाइनल कॉल से लेकर पार्लियामान तक का सफ़र? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अब पार्लियामानी फोरम पर आवाज़ उठाने का सामने आया है बयान, क्या कहेंगे इस पर? सैकड़ों लाशों से 12 लाशों तक का सफर। हाँ। और फिर पार्लियामेंट में उठाने का सफर। देखें, ये होता है झूठा बयानिया कि आप रियासत के मुंह पे कालक मलने के लिए कुछ भी इल्जाम लगा दें और रियासत बेबसी की तस्वीर बनती हुई नजर आई और हमेशा से बनती हुई नजर आई। अभी भी एक 10 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कमीशन बना दिया गया है और मैं बार बार कह रहा हूं कि इसकी रिपोर्ट जो भी आए उसे डी चौक में बुला लें। इन सबको जिन्होंने 278 सैकड़ों 80 20 पीटीआई के रहनुमाओं ने और उन सहाफियों ने, उन यूट्यूबर्स ने जिन्होंने इल्जामात लगाए कि लाशें गिरी हुई हैं, उन सबको बुला के लाइव टेलीविजन पे बिठा दें कि जी आते जाएं और सबूत देते जाएं। ये जो भागने का अमल है ना, जिसने किया है, जिस पे इल्जाम लगाया है, ये सबको बीच चौराहे में लाना चाहिए क्योंकि ये बात नहीं है कि आप कमेटियों में बैठ जाएं, आप पार्लियामेंट में शोर करें, ये उनका राइट है, लेकिन ये जो लाशों के ऊपर सियासत का कारोबार है ना, इसको बंद होना चाहिए क्योंकि इससे आम आदमी के जहन को प्रोपेगेंडा किया गया है, प्रोपेगेंडा सारा बनाया गया है। जब तक आप इसको क्लियर नहीं करेंगे और उन सब के चेहरों पे स्याही नहीं मलेंगे जिन्होंने झूठ बोला है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि आप पार्लियामेंट में शोर कर लें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर लें, कोई फायदा नहीं है उसका। अब अगर गवर्नमेंट संजीदा है कि स्टेट पे इल्जाम लगा है, रियासती इदारों के उन
चाहे वो फौज हो, चाहे वो रेंजर्स हो, चाहे वो पुलिस हो, जिस पे भी इल्जाम लगाया तो आपको क्लियर करवाना पड़ेगा एक दफा, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर मट्टी डालेंगे तो फिर बात बनेगी नहीं। फिलहाल तो पीटीआई ये कह रही है ना 1-2 महीने हमें लगेंगे, कवर अप ऑपरेशन करना है, हमारे लोग अरेस्ट हैं, उनकी जमानतें करानी है, हमारी लीडरशिप पे पर्चे हो गए। पर्चे कोई हल नहीं है। असल हल ये है कि आप हकायक और सच्चाई तक लेके जाएं। उसमें जहां हुकूमत की गलती हो बिल्कुल उसको बेनकाब करें, वहां जहां जरूरी है वो भी एक्शन लें। और जो लोग झूठ का प्रोपेगेंडा और बाजार बना रहे हैं, आखिर कब तक इसके साथ हम यूं ही माशरे को छोड़ सकते हैं? क्योंकि माशरे में ये जहर फैला दिया गया है और लोगों के जहन बना दिए गए हैं कि इतने घंटों फायरिंग हुई है, जबकि वो चंद मिनट भी नहीं ठहरे लोग। देखिए, जो लोग आम आदमी आया था, जो पीटीआई का सपोर्टर है, उसको तो इससे ताल्लुक नहीं था ना। ये लीडरशिप थी, जो 3 रुकनी क़यादत थी, वो फरार हुई, उनको फरार कराया गया, उनको सेफ पैसेज दिया गया। और वो लोग, खासतौर पे अली अमीन गंडापुर, जो लोगों को कह के आए थे कि हमें कफन में लेके जाना है, हम बांध के आएंगे कफन, ये सब, चाहे वो वजीर आला है, कोई है, इन सब को बिठाएं। वो जो उमर अयूब हैं, अपोजिशन लीडर हैं, इनको बुलाएं कि जी आएं, क्योंकि जब तक स्टेट ये काम नहीं करेगी तब तक इस झूठ के प्रोपेगेंडे से जान नहीं छूटने वाली। चाहे वो पंजाब कॉलेज का वाकया हो, वो किर्गिस्तान में रेप वाला वाकया हो, हमने कौन कौन से झूठ, ताज़ा तरीन की बात कर रहा हूँ, लंबी फहरिस्त की बात नहीं कर रहा। और फिर जो इंतशारी, जिनको कहेंगे कि जो गैर मुल्क में बैठे हुए ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जिन्होंने ये काम किया है, उनके पीछे डबल शहरियत है, तब भी जाना पड़ेगा आपको। कि जो लोग इस लाश के, मैं इसलिए जज्बाती हो रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है कि आम आदमी के जहन को खराब किया गया है कि जी पता नहीं कितनी बेईमाना वहशियत बर्पा की गई है, जो कि ऐसा नहीं था। तो अब ये बात करनी चाहिए। हाँ, पार्लियामेंट बिल्कुल एक फोरम है जहां पे तकारीर हों, जहां पे लतीफ खोसा जब खड़े हों, उन्हें कहेंगे जी सबसे पहले आप 278 का हिसाब दें। जब शेख वकास अकरम खड़े हों तो वो बताएं सैकड़ों से ऊपर कैसे, और उन्होंने फिर कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि नहीं हमारा फिगर इतना है। तो क्या माफी मांगी उन्होंने? नहीं मांगी। पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना है। और जो हमारे रियासती इदारे हैं, अब अगर ये टास्क फोर्स बनी है, प्राइम मिनिस्टर ने अभी सुबह सुबह उसकी पहली सरबराही मीटिंग भी की है, तो 10 दिन तो आज से शुरू हो गए, तो हमें 10 दिन के बाद रिपोर्ट दें। जी, तो आमिर साहब ये भी बताइएगा कि हमारे जो नुमाइंदे हैं इमरान असगर, उन्होंने खबर दी थी चेयरमैन गौहर खान के करीबी ज़राए के मुताबिक, उन्होंने ये कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट से मामला तय पा चुके थे, हालात ख़राब ना होते तो बानी पीटीआई दिसंबर में बाहर आ जाते। तो सर, तहरीक इंसाफ तो मुज़ाकरात की बात से जो इनकार कर रही थी, इस पर क्या कहेंगे? मसला ये है कि गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड हो जाती है, जिसको फिर ज़राए से दिया जाता है, और वो तो 16 दिसंबर की तारीख थी उनके पास कि इमरान खान बाहर आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि जिन लोगों ने तय किया और उनके अंदर लीड कर रही थी इमरान खान साहब की एहलिया कि हमने डी चौक जाना है, पीटीआई के रहनुमा बरमला कह रहे हैं कि इस्लामाबाद का तय हुआ था, डी चौक का तो जिक्र नहीं था। लेकिन अगर तय कर लिया गया था तो जिन लोगों को लेके गए थे उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी थी? उनको लीड जब करना था तो फिर वहां आखिरी वक्त तक ठहरना किसकी जिम्मेदारी थी? जो कह रहे हैं सैकड़ों लाशें हैं, तो ये रोक के लाशों की वसूली के लिए क्यों नहीं बैठे वहां? इन्होंने क्या ऐसा मंजर देखा जो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत तस्वीर आप शो कर रहे हैं, लेकिन कोई नाश किसी को नहीं मिल रही? वो क्या यही चीज है कि ये गड़बड़ है? और जो बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू की बाद में भी कि गोलियां जिस तरफ से भी चली, जिसको सलमान अकरम राजा कह रहे हैं, जिस तरफ से मुराद ये है कि हर तरफ से चली, मतलब कवर अप ऑपरेशन। साथ के साथ पीटीआई के रहनुमा वकील हैं, तो वो उसको दूसरे वकील को कवर दे रहे हैं, हालांकि वो दोनों तरफ की बात कर रहे थे, हुकूमत हो या हमारे लोग। जो गोली चली है वो काबिल मजम्मत है। तो अगर सेन एलिमेंट थोड़ा बहुत भी है मौजूद, उसको रास्ता नहीं दे रहे। उनको पीटीआई के कल यूट्यूबर्स ने, सोशल मीडिया वर्कर्स ने झूठा करार दिया और कहा कि बैरिस्टर गौहर पे एक पर्चा भी नहीं है। जो लोग अडियाला जेल में मिले और उन सब पे पर्चे हो चुके थे, और खास तौर पे 26 नवंबर के पर्चे हुए थे। तो विद इन दी पार्टी अब उस फेक प्रोपेगेंडे का ये शिकार होने लग गए हैं। असद कैसर पे हमले की इतला दे दी गई परसों, जो ड्रामा बना, तो अब आप ये देखेंगे झूठ फैलाते हुए ये लोग खुद उसका शिकार होने लग गए। बिल्कुल, यही चीज़ मैं आमिर साहब जिक्र करना चाह रही थी। जिस तरह से एक तो ये शहादतों पर, लाशों पर इन्होंने बात की, और अब आपने कहा कि इनको वाकई अगर पार्लियामान में भी आते हैं तो इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने बानी की सेहत से मुताल्लिक कोई जहरीली गैस वाली जो फेक न्यूज़ थी वो भी चलती रही, फिर उससे भी बैरिस्टर गौहर ने डिनाई कर दिया। तो गवर्नमेंट जो है वो ख़ास तौर पर इन चीज़ों का तो हिसाब लेगी, लेकिन सोशल मीडिया
मीडिया पर ये जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं लोग, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके ख्याल में? आपने इमरान असगर का नाम लिया था, मेरी कल उनसे बात हुई कि इमरान खान की सिचुएशन क्या थी, तो उन्होंने कहा जी कि हम काफी दिन बाद मिले थे, वो पहले से ज्यादा फ्रेश थे। अब कासिम सूरी साहब जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के जिन्होंने इमरान खान का ज़हनी तवाज़ुन भी खराब कर दिया, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें तो GHQ ले जाया गया है। अब ये वो सारी चीजें हैं जो इसी फेक न्यूज के इर्द गिर्द घूमती हैं कि जो भी है उसके लिए पीछे नहीं हटना चाहिए कि झूठ फैलाते रहे हो, साबित करते चले जाओ। इमरान खान तो मौजूद है, बिल्कुल वो ठीक है, वो कह रहे हैं कि मुझे अखबार नहीं मिला, मैं अकेला था, बिल्कुल ठीक बात है। जाहिर है जब अदालतें भी नहीं आ रही थी वहां पे तो वो अकेले ही थे और जेल का वक्त उन्होंने गुजारा। मुश्किल वक्त होता है हर इंसान के लिए, लीडरशिप के लिए भी यही कुछ होता है, लेकिन उन्होंने तो सारे प्रोपेगेंडे जमीन बोझ कर दिए ये कह के कि मैं ठीक हूं। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज आके शो की, बड़े आराम के साथ उन्होंने पहले वकला के साथ लंबी चौड़ी गुफ्तगू की, उसके बाद वो साफियों के पास आए, उनसे बातचीत की, कहीं नहीं फील हुआ। तो ये तो अब मतलब जितनी एक तरफ कम गवर्नमेंट की मुलाकातें जिम्मेदारी होंगी, है। बानी पिटियाई उतनी हशाश बुशाश दिखाई देंगे आमिर साहब। देखिए नहीं, मतलब ये बात वैसे तो ठीक है कह दें हम, लेकिन जो कानूनी राइट है वो तो उनका हक है ना कि उन्हें मिले, कि उनके वकला भी मिले, उनकी फैमिली भी मिले। लेकिन जो उनकी पार्टी झूठ बोल रही है उसमें खान साहब कभी तबसरा नहीं करेंगे। वो कहेंगे एकदम मुझे क्या पता, मुझे तो नहीं पता, मैं तो अकेला था। तो ये वो प्रोपेगेंडा है जो वो बैठ के देखे ना। अब उनकी तकारीर बतौर प्राइम मिनिस्टर चल रही हैं। वो TLP को कहते थे रियासत के साथ मत टकराना, उनके हामी सारे कहते थे कि फिर तुम्हें बताएंगे हम। जब पुलिस की जो नौजवान वहां पे TLP के हाथों गए, जहां बाक हुए वहां पे कामोकी से पहले सॉरी मुरीर के पे, उसके बाद क्या किया? कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर मुआयदा कर लिया। तो ये चीजें होती हैं और उससे पहले तड़ियां लगा रहे थे कि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तो स्टेट से मत टकराना। कि पहले वो बाहर तो बतौर वजीर आजम वो क्या बात कर रहे थे, वो बतौर अपोजिशन लीडर क्या कह रहे हैं। अच्छा, ये मवाजना है। बिल्कुल। आमिर साहब ये बताइएगा, गवर्नर राज की बाज़गश्त है और आपको क्या लगता है KP में गवर्नर राज लग सकता है? वैसे लगाने की तो जरूरत नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान ज्यादा पहुंचाया PTI को। बस आपने नाम ले दिया, अली अमीन गंडापुर गारंटी है कि गवर्नर राज नहीं लगेगा। तब तक जब तक वो 8 घंटे की रुदाद नहीं सुनाते, तब तक वो 30 घंटे और 12 जिलों के सफर की असल हकीकत नहीं बताते। और उन्हें कौन ले गया D चौक से और वो कैसे चले गए, वो उसकी हकीकत नहीं बताते। बेगम बुशरा की बहन और उनकी तर्जुमान पूरा इल्जाम अली अमीन गंडापुर पे आयद कर रही हैं कि वो इनको जबरदस्ती वहां से निकाल के ले गए। ये वो सारी चीजें हैं। जब तक अली अमीन गंडापुर इस पे खामोश हैं, आप समझे गवर्नर राज नहीं लग रहा, क्योंकि वो पर्पस सर्व कर रहे हैं। अच्छा, और आमिर साहब फिलहाल ये तो हमने झूठे प्रोपेगेंडे की भी बात कर ली, PTI पर पाबंदी की बाज़गश्त हम सुन रहे थे, इस हवाले से क्या सोच रही है हुकूमत? देखिए वो तो एक दफा वजीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था कि हमने फैसला कर लिया है, और उसके बाद वो टाइम फिश हो गया। ये प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं। जैसे गवर्नर राज की बात कहीं से आ गई, काबीना में जिक्र ही नहीं हुआ उसका, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कहा हम इसके मुखालिफ हैं, गवर्नर राज के हम क्योंकि गवर्नर हमारा है लेकिन हम इसके बावजूद उसके मुखालिफ है। होता यह है कि प्रेशर डाला जाता है कि देखिए हमारे पास क्या क्या आईनी ऑप्शंस है और हम क्या क्या इख्तियार कर सकते हैं। तो जिन पे प्रेशर डालना मकसूद होता है उन तक मैसेज चला जाता है। और पार्टी के ऊपर पाबंदी आप इस तरह लगा नहीं सकते कि आप बैठे सोचे और कर ले। जो बातें मैं आपको कह रहा हूँ, मेरी नज़र में जो फेक न्यूज़ है और उसके साथ एक पूरा जनरल सरफराज शहीद जो कोयटा के कोर कमांडर से वहां से लेके जो बैशिंग फौज की हुई है, आप इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाए तो पार्टी पे पाबंदी लगे ना लगे, लोग तो पहले ही पकड़े जा चुके होंगे और लंबी सजाओं में होंगे। पार्टी पर पाबंदी लगाना कोई इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि कल को ये भी लाइन में खड़े हो सकते हैं। एक पार्टी पर पाबंदी लगी तो फिर बाकियों पर भी लग सकती है। तो आमिर साहब ये बताइएगा, आप PTI को क्या तजवीज़ देंगे? इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो गई, ये बड़ी हेडलेस सी पार्टी है, क़यादत का बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। जहाँ बुखलाहट क़यादत में है, वहीं जो उनके कारकुन हैं उनमें भी बुखलाहट अब जाना शुरू हो गई है कि ये हो क्या रहा है। देखिए PTI की क़यादत ने कल जो रास्ता एक अपनाने की कोशिश की कि पार्लियामेंट में आवाज उठाएं, यहीं से सारे रास्ते निकलते हैं कि वो अपनी एक अच्छी कमेटी बनाएं, स्पीकर को उसमें गैर जानिबदार मुबस्सर के तौर पर डाल लें, हुकूमत से बात करें बजरिया स्पीकर, वो ये भी ना कहें कि हम हुकूमत से बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट के जरिए बात करें और जो मामला तय करने हैं करें, चाहे वो आइंदा इलेक्शन के लिए, शफाफ इलेक्शन के लिए इंतजाम करने हों। इनके ख्याल में जो इनके ऊपर गलत पर्चे दर्ज हुए हैं उनकी तदारुक होना चाहिए और
एक बकाए बाहमी, मैं आपस में वो नहीं कह रहा कि मिलजुल के काम करें, बकाए बाहमी ये होती है कि सियासी जमातें एक दूसरे को रास्ता देते हैं और मुल्क आगे बढ़ता है। मुल्क के लिए इन्हें बैठना पड़ेगा, आज नहीं बैठ रहे, कल नहीं बैठ रहे। असल में नुकसान तो अवाम का हो रहा है, इस मुल्क का हो रहा है। हुक्मरान अशराफिया हो या अपोजिशन की एलीट हो, सबको कोई नुकसान नहीं होता। मारा जाता है आम आदमी और उसमें मारा जाता है पाकिस्तान। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आमिर लियास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे और बिल्कुल सही बात वो ये कह रहे हैं कि मुफाद की बजाय अगर मुल्की मुफाद को तरजीह दी जाए तो फिलहाल जो सूरत हाल है उसमें वो ज़्यादा ज़रूरी है और उसे ही होना चाहिए। इसी के साथ हम चाहेंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा क्योंकि एक्सप्रेसो में आगे आपके लिए बहुत कुछ है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब बात करते हैं सेगमेंट सफ़र है शर्त के नए सिलसिले की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्सप्रेसो की टीम बाइसिकल पर सफ़र करते हुए गिलगित पहुंच गई हैं और वक़ार अहमद मलिक और साथ शाहजेब ने कराक्रम हाईवे पर 450 किलोमीटर का तवील फासला बाइसिकल पर तय कर लिया है। इस सफ़र का मकसद भी आप लोग जानते हैं, प्लास्टिक बैग से खिलाफ आगाही मुहिम है जो इस वक्त भी जारी है। लेकिन आज ख़ास प्रोग्राम इसलिए है क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला ईमान शाह ने एक्सप्रेसो टीम का इस्तकबाल किया है और वक़ार अहमद मलिक इस वक्त मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला ईमान शाह के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या गुफ्तगू कर रहे हैं आपको दिखाते हैं। और बहुत ही खूबसूरत सुबह है यहाँ पे गिलगित में। हम गिलगित पहुँच चुके हैं बाईसाइकिल पे और आज जो है आपको मालूम है कि जिस तरीके से हमने एक पूरा थीम, एक पूरा हमारा मौजू था प्लास्टिक बैग्स के हवाले से, और हमने आपको ये बताया था कि हम एक ऐसी बस्ती की तरफ जा रहे हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान में जा रहे हैं जहाँ से हम कुछ सबक सीखेंगे, जहाँ से हम कुछ ऐसे सबक सीखेंगे कि हम बाकी जो रेस्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें इस प्लास्टिक बैग पे और प्लास्टिक की दूसरी जो अशिया हैं प्लास्टिक पे कैसे उस पर हम पाबंदी लगाएं और इफेक्टिव और मौसर पाबंदी लगाएं, ताकि जो आबी हयात है, ताकि जो परिंदे हैं जो अपने बच्चों को प्लास्टिक निगल के फिर उनके अलग में प्लास्टिक उंडेलते हैं और उसके बाद वो मौत का शिकार हो जाते हैं। इस तरह की बहुत सारे अलमिये हैं जो कि प्लास्टिक के साथ जुड़े हुए हैं और हम इस हवाले से बहुत फयाज हैं प्लास्टिक की जो शॉपर है और ये चीज़ें जो इस्तेमाल करने में। तो हम यहाँ पे आए हैं सबक सीखने के लिए और आज जो हमारे पहले उस्ताद हैं वो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो गिलगित बल्तिस्तान के हैं, हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तो सफाई क्यों इतनी ज़्यादा नज़र आती है, जब हम जो भी टूरिस्ट आता है तो वही इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है, उसका ये मुशाहिदा होता है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा साफ़ है। और प्लास्टिक के हवाले से यहाँ पे क्या इकदाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो सर मुझे बताइए कि प्लास्टिक पे ही हम रहते हैं क्योंकि हमने पूरे कराक्रम हाईवे पे यही बात की है, तो क्या मतलब गिलगित बल्तिस्तान जो है वो किस कदर, क्यों इस कदर मुख्तलिफ या मुनफरिद है कि हम वो मौसर पाबंदी नहीं लगा पाते लेकिन आप काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ नज़र आती है आपके यहाँ। वक़ार भाई बहुत शुक्रिया। एक तो मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि मैं स्मोक के हवाले से देख रहा था कि लाहौर इस वक्त मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे ज़्यादा आलूदा शहर है जी। और 9 to 5 925 के करीब वो स्मोक के असरात हैं जो मैक्सिमम जो होने चाहिए वो 150 से 200 होने चाहिए। और गिलगित के अंदर जो पिछले साल इस टाइम पे जो रिकॉर्ड हुआ था वो तकरीबन 43 से लेके 50 तक था। तो ये लकली ये आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, एक तो कुदरत ने खुद इन लोगों को एक शऊर दिया है कि जिस तरह से साफ सुथरे पहाड़ है, बर्फ़ है और उसके अंदर जब आप रहते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक वो आ जाती है कि यार हमने इस एनवायरनमेंट को इसी तरह ही रखना है। एक तो ये पहला असर है। दूसरा, फिर मैं वैसे इससे टच नहीं करता लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे मुल्क के दीगर सूबे हैं शायद उनको ये अजीब सा लगे कि गिलगित बल्तिस्तान जैसे एक बैकवर्ड इलाके में हमारी सर 16वीं सदी ईस्वी में एक खातून हुक्मरान रही है। जी बिल्कुल रही है, मलिका जवारी खातून। तो अब तस्वुर करें कि 16वीं सदी ईस्वी में मतलब दुनिया में कहीं पे भी किसी औरत की हुक्मरानी को माना नहीं जाता। यूरोप में बहुत बुरी हालत थी और इस इलाके में वो खातून जो है वो उसने हुक्मरानी की। उसने 2 मेन वाटर चैनल्स बनवाए लोगों से, उनके साथ खड़ी रही वो खुद भी, जिससे ये गिलगित शहर आबाद है। तो ये एक हिस्ट्री है इस गिलगित बल्तिस्तान की। और इसमें फिर जो हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान है उसमें एक तो लकली गिलगित बल्तिस्तान के 10 अजला में से हर ज़िले में
हर लोगों के अंदर अपना एक मिजाज है, अपना एक कल्चर है, अपनी एक सोसाइटी है, फिर उस सोसाइटी के अंदर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का एक सलीका और तरीका है। तो उन अजला में एक ज़िला जो है वो हुंजा भी है। जी ठीक है। अब वो हुंजा इस वक्त लीड कर रहा है इस हवाले से, प्लास्टिक के हवाले से। जो आपने प्लास्टिक फ्री डिस्ट्रिक्ट बनाया, वो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जो किया था, वो बेसिकली हर अच्छे काम का एक्सपेरिमेंट हुंजा से किया जाता है। उसकी वजह यह है कि जब आपका एक्सपेरिमेंट खराब हो जाता है तो फिर उसके असरात खराब हो जाते हैं। आपका पहला एक्सपेरिमेंट ठीक होता, पायलट प्रोजेक्ट ठीक होता, तो उसके असरात ठीक पड़ते हैं। तो जब प्लास्टिक फ्री बैग का एक्सपेरिमेंट हुंजा में किया गया तो उसका रिजल्ट अभी 95% आ गया। ऑलमोस्ट हुंजा जो है 90% आपके जो वहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी जो ठीक होने की है वो इस वजह से है कि लिटरेसी रेट की वजह से। सर लिटरेसी रेट भी है, और लेकिन साथ साथ जो है वो कम्युनिटी के अंदर जो है वो एक इंटीग्रेटेड एक सोसाइटी है। आपके पास सिविल सोसाइटी के इदारे बड़े स्ट्रांग हैं। वो जब आपको आके कोई भी काम बताते हैं तो वो कम्युनिटी मिल के उस हुकूमत के साथ, सिविल सोसाइटी के इदारों के साथ या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके उस काम को सरंजाम देती है। और कम्युनिटी को ये भी पता है कि बाहर से कोई आके अगर उनको किसी खराब काम की तरगीब देगा तो इसी तरह ऑर्गेनाइज्ड होकर उसका मुकाबला भी करेंगे। ये भी आपने खुद, आप बड़े अरसे से मेरे ख्याल में हुंजा में आपका एक तजुर्बा हुआ है, आपको इन चीज़ों का कुछ मामलात में तो आपको हमसे ज़्यादा पता है। तो ये जो है आपका ओवरऑल जीबीका है। आप गांछे जाएं, वहाँ को एक मुख्तलिफ सी इन्वायरमेंट मिलेगी। आप स्कर्दू जाएंगे तो वहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल है। आप खरमंग जाएंगे तो बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल है। आप शिगर जाएं, वहाँ जो शिगर किला है, फिर वहाँ की सोसाइटी, वहाँ का निज़ाम बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप नगर जाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल एक मुख्तलिफ निज़ाम है जो पाकिस्तान में बहुत कम आपको नज़र आएगा। फिर गज़र है, गिलगित है, अस्तोर है, ध्यामीर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं तो बहुत सारे मामलात के ऊपर ये हमारी जो सोसाइटी है यहाँ पे इख्तिलाफ भी रहता है। लेकिन जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू होता है जिससे आवाम को लगे कि ये काम जो है हमने करना है और ये ज़रूरी है, ये इलाके के लिए ज़रूरी है, ये हमारी आने वाली नस्लों के ज़रूरी है, अगर हमारे उलमा इकराम, सिविल सोसाइटी के इदारे, हुकूमती मशीनरी, ये सब मिलके ये जो इस्लाम ने हमें दर्स दिया है कि सफाई निसफ ईमान है, इसकी अच्छी तरह से तरवीज और तबलीग करें तो मेरे ख्याल में 50% आपके इस हवाले से मसाइल हल हो सकते हैं। तो जीबी के अंदर चूंकि इस्लामी अक़दार बहुत मजबूत हैं, तो ये भी कहीं से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सफाई का जो कंसेप्ट है, चूंकि मुझे गिलगित शहर में भी साल में यहाँ के जितने भी आपके सेक्टेरियन 3 बड़े फ़िरक़े यहाँ पे रहते हैं, वो तीनों साल में एक दफ़ा एक्टिविटी सफाई के हवाले से पूरे शहर की ज़रूर करते हैं। वो उलमा इकराम भी फ्रंट पे होते हैं, सिविल सोसाइटी वाले भी होते हैं, पूरे शहर की सफाई होती है। तो उसका भी मुझे कहीं पे ना ये टच नजर आता है। ईपी है वो किस तरह काम कर रहा है, यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, क्योंकि वो प्लास्टिक के खिलाफ बड़ा अच्छा काम कर रहा है। ईपीए जो है, लकीली अगेन मैं आपको वकार भाई बताऊं कि ये जो सूबा है जीबी का 1.7 या 1.8 मिलियन के करीब पॉपुलेशन वाला सूबा है। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी है, चूंकि आप किसी को कहीं से भी दबोच लेते हैं, भाग नहीं सकते आप कोई। तो यहाँ पे इदारे कोई परफॉर्म कर रहे हैं वो भी नजर आते हैं, जो इदारे काम नहीं कर रहे वो भी नजर आते हैं। ईपीए इसलिए नजर आता हमें कि वो इस वक्त फंक्शनल है, वो इस वक्त काम कर रहा है और जबरदस्त काम कर रहा है। सर ये बताइए कि आप आखिर पे पैगाम उन टूरिस्ट को, उन मेहमानों को जो कि गिलगित बल्तिस्तान में आते हैं, और ये जो शॉपिंग बैग जो प्लास्टिक का है, ये भी और रैपर्स भी, और वो क्योंकि आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसी एक जगह पे डिसिप्लिन तरीके से लोकल आबादी तो कचरा रखती है अपने घर के बाहर और वहाँ से वेस्ट मैनेजमेंट उठा के लेके जा सकती है, लेकिन अगर रोड पे इस तरह चीज़ें फेंकते रहेंगे तो मतलब उसकी सफाई के लिए तो शायद दुनिया भर में किसी हुकूमत के पास में इतने वसाइल ना हो कि वो कर सके। सो मेहमानों के हवाले से कोई ऐसा पैगाम आप देना चाहें? वकार भाई आपका शुक्रिया, बड़ा अहम इशू है जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई। और बाज़ औक़ात हमें बड़ी तकलीफ़ होती है कि जब हमारा टूरिस्ट आता है और यहाँ के लोग जो है वो बड़े सेंसिटिव हैं बहुत सारे हवालों से। जब आप गाड़ी के अंदर म्यूजिक बहुत हाई करके चलते हैं, आपको यहाँ पे बहुत कम लोग गिलगित जीबी के मिलेंगे जो अपने डेक इतने ज़ोरदार आवाज़ के साथ चलाएंगे। जब वो इस तरह वो एक पूरा शोर शराबे के साथ आते हैं तो उससे भी एक पूरे एनवायरनमेंट पे असर पड़ता है। एक और एक्सपीरियंस जो मुझे हुआ वो पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने दिखाया
यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किसी के भी बाग में जाएं, सेब पके हैं, आपके जो है ना वो अंगूर पके हैं, नाशपाती होता है, खुबानी होता है, चेरी होता है, आप जितने भी खाएं। लेकिन उससे बड़ी तकलीफ हुई जब इन्होंने पूरे खुबानी के दरख्त और उसकी शाखें तोड़ तोड़ के जो है ना वो उतार के बड़े फखरिया अंदाज में कह रहे थे। तीसरी बात, जब भी वो गुजरते खा पी के चीज़ें गाड़ी से बाहर फेंकते जाते हैं। तो गुजारिश उनसे यह है कि इस माहौल को ख़राब न करें, बल्कि सिर्फ ये भी नहीं है, पूरे पाकिस्तान के माहौल को ख़राब न करें। यह बहुत ही एक पाकिज़ा मुल्क है और पाकिस्तान का नाम ही पाक से शुरू होता है। तो हम सब मिलके, हमने अगर कहीं पे जीबी वालों ने कोई अच्छा काम शुरू किया है तो इसको लेके पूरे पाकिस्तान तक चले जाएं, न कि हमें भी उस दलदल में न फंसाएं। हमारी कुछ अच्छी रिवायात हैं वो पाकिस्तान के दीगर सूबे अडॉप्ट करें। पाकिस्तान के दीगर सूबों की बहुत सारी अच्छी रिवायात हैं, हम कोशिश करते हैं उन रिवायात को, अच्छी रिवायात को हम यहाँ पे अडॉप्ट करें, और जो कहीं पे आपको ख़राब रिवायात नज़र आती है उनको जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करें। बेहतर यही है। यही आखिर पे सिर्फ ये बताइए, बाईसाइकिल पे जो मैंने ये कशट किया है, ये जो सोबत की है, और सिर्फ प्लास्टिक बैग के हवाले से, हमारा और कोई मकसद नहीं था। तो और इस पूरी तकलीफदेह जर्नी का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि लोग सब जब ये देखें कि इंतहाई तकलीफदेह जर्नी है तो वो फोकस्ड हों, और जैसे ही वो फोकस्ड हों तो हम ये साथ ही अब उनके उस फोकस्ड पॉइंट पे हम ये कह देंगे ये देखो प्लास्टिक बैग कितनी बुरी बात है। ये आपकी जो जर्नी रही है, और ये इतना आसान काम नहीं है। लोग यहाँ पे जो है वो बस पे बैठ के आरामदायक सफ़र में भी उगता जाते हैं। आप गर्म सर्द, सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा खदशात है, लैंड स्लाइडिंग के इश्यूज़ है, उसमें आपने 12-13 दिन का एक सफ़र तय किया, और सिर्फ मकसद ये था कि ये जो प्लास्टिक बैग्स जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा कर रही हैं, उस हवाले से अवेयरनेस हो, और इंशाल्लाह आपकी ये मेहनत रायगा नहीं जाएगी। एटलीस्ट हमारी जो जीबी की हुकूमत है वो इसको रिकगनाइज करेगी, और आपने जो एक शऊर देने की कोशिश की वो पहले से यहाँ पे है, लेकिन इसको हम आपके साथ मिलकर और बेहतर तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करेंगे। और ये पैगाम पूरे मुल्क के लिए आपने दिया, सिर्फ कोई एक ख़ास इलाके के लिए नहीं दिया, पूरे मुल्क के लिए आपने एक पैगाम दिया है। और आपको ज़ाहिर है आप जिस तरह से काम करते हैं, सुबह 2-2.5 घंटे जिस तरह से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें देते हैं, ये मेरे ख्याल में आपकी एक खिदमत है। और ये भी आपने रिसेंट जो एक्टिविटी की, आज आप गिलगित पहुंचे हैं और आपके सफ़र का भी अख्तिताम हुआ, तो हम सूबाई हुकूमत की तरफ से आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। और इंशाल्लाह इस पैगाम को हम पूरे गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत और फिर पूरे पाकिस्तान के लिए मिलजुल कर, ये जो हमें पहले भी हमने बात की है कि जो सफाई निस्फ ईमान है, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी वकार अहमद मलिक साहब का और ईमान शाह साहब दोनों की गुफ्तगू आपने सुनी। उम्मीद है कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर होगा आपने। इसी नोट पर हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब बात करते हैं आपके, हमारे, हम सबके मुश्तरका मसले की। वो है सोशल मीडिया ऐप्स की बंदिश और जो इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है। कोई भी गैर मामूली सरगर्मी होती है, एहतजाज हो, जलसा हो, जुलूस हो, कुछ भी हो, सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेकर हुकूमत इंटरनेट को बंद कर देती है या स्लो कर देती है, जिससे सार्फिन को यानी हम सबको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गुज़िश्ता कुछ रोज़ से अगर बात करें तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स, टिकटॉक और फेसबुक पर ब्राउजिंग सुस्त है। तस्वीर, वीडियोज़ की जो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग है उसमें घंटों का वक्त लग रहा है। PTCL इंटरनेट और गूगल सर्विसेज को अपनी मामूल के ऑपरेशंस अंजाम देने में भी दुश्वारी का सामना रहा है। उधर फ्रीलांसर्स, डिजिटल मार्केटिंग से वाबस्ता अफराद, ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले तालिब इल्म इंटरनेट मुअत्तल होने के सख्त परेशान है और इस हवाले से PTA कोई भी जवाब देने से कासिर है। हुकूमत ये दावा कर रही है मुसलसल कि इंटरनेट सर्विसेज बहाल हैं और इंटरनेट मुकम्मल तौर पर फाल है और काम कर रहा है। IT माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में 30 लाख फ्रीलांसर्स मौजूद हैं। डिजिटल मीडिया से अरबों रुपए पाकिस्तान में आ रहे हैं। तमाम जो इंटरनेट की बंदिश है उससे मईशत और GDP पर मनफी असर पड़ रहा है। 2023 में अगर बात करें तो इंटरनेट की मुअत्तली से पाकिस्तानी मईशत को 65 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि रवा साल इंटरनेट की सर्विसेज मुअत्तल होने से अब तक मुल्क को 85 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। लेकिन इस हवाले से हमारी जो गवर्नमेंट है वो कान नहीं धर रही है इन मसाइल के ऊपर और उन्हें लग रहा है कि इट्स वेरी नॉर्मल और सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है। और है ना, तरदीद कर रही है, उल्टा बता रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर बात करने के लिए डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं असद बेग। असद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? गालिबन असद तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। असद, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच पा रही है? बताइएगा कैसे आप? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है।
अच्छा, ये बताइएगा कि इंटरनेट की स्पीड सुस्त होने के बाद हुकूमत ये दावा कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, डिनाइल में रहने का कोई फायदा नहीं है। पहली बात तो ये है, सबसे पहले तो डिनाइल से बाहर आएं, और दूसरी बात ये है कि लोगों की इंटेलिजेंस को इंसल्ट करना मेरे ख्याल से बंद कर देना चाहिए अब। कि आपको पता है, मुझे पता है, मेरे 8 साल के बेटे को पता है, उसको भी लग रहा है कि उसका जो यूट्यूब का कंटेंट है जो वो बना रहा था वो अब स्लोली अपलोड हो रहा है। तो देखिए, ये चीजें तो सबको पता है। अब इसमें जो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, अगर मुझे सिर्फ आप 30 सेकंड दें उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करने के लिए। देखिए, जनरली यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन बनाई जाती है या बन जाती है, वो ये कि इंटरनेट से इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। इंडस्ट्री को डिफाइन कीजिए जरा। तो जब हम इंडस्ट्री को डिफाइन करते हैं तो हमारे जहन में सॉफ्टवेयर हाउसेज आते हैं, हमारे जहन में वो हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और वो बहुत लेजिटिमेटली डिफाइन किया जाता है। वो उनका एक्सपोर्ट का साइज बढ़ा है, वो अपनी मार्केट को बड़े से बड़ा करें, वेरी गुड। मैं अर्ज कर रहा था कि सॉफ्टवेयर हाउसेज तो एक कैटेगरी है ना, कोई भी पाकिस्तान में डिजिटल बिजनेस या वो बिजनेस जो कि डिजिटल मीडियम्स का इस्तेमाल कर रहा है, वो व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है, वो इंटरनेट इस्तेमाल करता है, वो बाकी मीडियम्स इस्तेमाल करता है, ऑनलाइन डिलीवरी के आपने बहुत दफा ऑर्डर किया होगा, मैंने ऑर्डर किया है। अब घर पे बैठ के खाना तक मंगवाना हो तो आप फोन से ऑर्डर करते हैं। तो देखिए, ये पूरी एक ई कॉमर्स इंडस्ट्री है इंटरनेट के अराउंड। तो जनरली मुझे जो परसेप्शन मिल रहा है पिछले कुछ दिनों में, वो ये मिल रहा है कि फोकस किया जा रहा है सिर्फ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट पे, और ये बताया जा रहा है कि क्योंकि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बढ़ी है तो इसलिए इंटरनेट बंद करने से कोई नुकसान नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है ये जो आर्गुमेंट है ये इंतहाई नामुनासिब है, बिकॉज हर किसी को नुकसान हो रहा है। आप अपना कैमरा लेके एक्सप्रेस का बाहर चले जाएं और किसी भी छोटे वेंडर से पूछ लें कि क्या आपको व्हाट्सएप बंद होने का नुकसान हुआ है बिजनेस पे कि नहीं, तो वो आपको जितनी जो कहानियां सुनाएगा वो आपके सामने होगी। एग्जैक्टली। तो डिनाइल में रहने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, जो मसले का हल है वो ऑब्वियसली जब आप सवाल करेंगे तो मैं इस पर जवाब देता हूँ। जो मसले का हल है वो देखना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, असद यही चीज़ है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, हर चीज़ इंटरनेट से आजकल के दौर में तो जुड़ गई है, पढ़ाई हो, बिजनेस हो, कुछ भी, जिस तरह से आपने भी कहा। तो क्यों गवर्नमेंट इस मामले की जो सीरियसनेस है, जो हसासियत है, उस पर फोकस नहीं कर रही और डिनाइल की स्टेट में है क्यों? और दूसरा ये कि कौन से ऐसे इकदाम है, बेसिकली तो बाजार यही लग रहा है कि डिसइंफॉर्मेशन जो है उसके स्प्रेड से गवर्नमेंट परेशान है, और उसके बाइस पर ये फायरवॉल लगाने का कहा गया, और अब इंटरनेट की जो स्लो स्पीड है, फिर बंदिश है, कभी कभी सामने आती है। तो क्या ऐसा किया जा सकता है जिससे वो दावा जो है वो खत्म हो जाए और चीजें भी बेहतर रहें? देखिए, यही बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और मैं फ्रैंकली इस बात पे हैरान हूं। मैं बार बार ये कहता हूं कि हमें शौक नहीं है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का, लेकिन मैं हैरान हूं इस बात पे कि 25 करोड़ के मुल्क में आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने का सोचा, और आपने सोचा कि हम कोई डाउन टाइम जहन में ना रखें। आपके एक्सप्रेस के नेटवर्क, IT नेटवर्क में अगर कुछ मेंटेनेंस हो तो वो आपको डाउन टाइम का बताएंगे कि 5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए डाउन होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट? 25 करोड़ के मुल्क में ये प्लानिंग नहीं की, नंबर 1। तो मैं इस बात से परेशान। दूसरी बात ये देखिए, इंटरनेट के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उस पे खतरे हैं डिसइंफॉर्मेशन के, उससे कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा। आपके सामने है अभी प्रोटेस्ट के बाद क्या हुआ है, उससे पहले आपने देखा कि पंजाब के केस में जो डिसइंफॉर्मेशन का रेप केस था उसमें क्या हुआ। तो बहुत इश्यूज हैं। देखिए, मसला ये नहीं है कि आप इंटरनेट बंद करके वो डील नहीं कर सकते। दिस इज अ प्रॉब्लम। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और ये आपके तवज्जुह से मैं लोगों को भी सुनाना चाहता हूं। जरा मुझे 10 सेकंड दीजिएगा इस पे। देखिए, कहते हैं कि ट्विटर पे डिसइंफॉर्मेशन है, एक्स पे डिसइंफॉर्मेशन है, बिल्कुल ठीक है। और ये भी कहते हैं कि वो जो डिसइंफॉर्मेशन है वो मुल्क के बाहर से आ रही है। तो अगर मुल्क के बाहर से डिसइंफॉर्मेशन आ रही है तो मुल्क के अंदर ट्विटर बंद करके आपने उसको किस तरह मैनेज करना है? उसको मैनेज करने का तरीका क्या ये नहीं होगा कि आप अपना ज्यादा नैरेटिव क्रिएट करें, ज्यादा इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन के लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन क्रिएट करें? तो ये हल नहीं है कि आपने प्लेटफॉर्म्स को बंद करना है या उसको स्लो करना है या फायरवॉल्स लगानी है। हल ये है कि आपने लोगों की जो जहनों में इंफॉर्मेशन इंटेग्रिटी की वो है वो इंप्रूव करनी है। आपने लोगों के जहनों को इस तरह से इंप्रूव करना है। यही पूरी दुनिया में हल माना जाता है। सारी एकेडमिक रिसर्चेस यही बताती हैं कि जब तक आप मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी पे काम नहीं करेंगे, सादी जबान में अगर मैं बताऊं तो लोगों को इस बात का नहीं बताएंगे कि डिसइंफॉर्मेशन क्या है, उससे किस तरह बचना है, जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं क्रिएट करेंगे तब तक यही मसला चलता रहेगा। लोग यही मसला चलता रहेगा। असर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, इन चीज़ों पे रोशनी के लिए, और बहुत ज़रूरी है कि आप लोग भी इस पे तवज्जो दें। हमारी हुकूमत को खास तौर पर इस पे तवज्जो देनी चाहिए। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। बात करेंगे एक और मार्के की। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा T20 है, और 3 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का दूसरा मैच है जो आज बुलावाई में खेला जाएगा। पाकिस्तान की टीम को 3 मैचों की सीरीज़ में जिम्बाब्वे के खिलाफ 1-0 की बढ़तरी हासिल है। ग्रीन शर्ट्स ने जिम्बाब्वे को पहले T20 मैच में 57 रन से शिकस्त दी थी, और इससे कबल पाकिस्तानी टीम ने मेज़बान जिम्बाब्वे की टीम को 3 वनडे मैचों की सीरीज़ में 2-1 से शिकस्त दी थी। दूसरी जानिब
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के मामले की गुत्थी ताहाल सुलझ नहीं सकी। आप बताएंगे ना इस बारे में? जी हाँ, डेडलॉक अभी भी बरकरार है, जबकि पाकिस्तान ने आईसीसी और भारतीय बोर्ड को अपना मौक़िफ़ खुलकर बता दिया है। ज़रा ये कह रहे हैं कि भारतीय बोर्ड ने शराकती मुआहदे पर हुकूमती मुशावरत के बाद हाँ या ना में जवाब देना है। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, उनके समेत बोर्ड हुकाम की टीम दुबई से वापस वतन पहुंच गई है। और पीसीबी ज़रा ये कह रहे हैं कि दुबई के दौरे के मौके पर चेयरमैन पीसीबी ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर कई अहम मुलाकातें की हैं और पाकिस्तान ने आईसीसी को अपनी शराइत भी पेश कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर कायम है, जबकि अब भारत के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। वतन वापसी पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का यह कहना था कि पाकिस्तान के सरेंडर की जो कहानियां हैं वो फजूल है। अगर सरेंडर करना होता तो आईसीसी और इंडिया वक्त ना मांगते। अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि भारत ने नए फॉर्मूले पर भी एतराज उठा दिया। जनाब, पाकिस्तान की तरफ से दिए गए फॉर्मूले को भी तस्लीम ना करते हुए भारत ने एतराज उठाया है कि क्वालिफाई करने की सूरत में चैंपियंस ट्रॉफी के फैसला कुन मार्के के लिए भी भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा। पीसीबी ने भी दो टोक जवाब देते हुए ये कहा है कि अगर ऐसा है तो हमारी टीम से भी किसी फाइनल के लिए दौरे की उम्मीद ना रखी जाए। 3 साल के तमाम फाइनल्स भी दुबई में होने चाहिए। अगर नए फॉर्मूले पर डेडलॉक बरकरार रहता है तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कहाँ होगा, ये गुत्थी हमने सुलझानी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नन अदर देन डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मौजूद हैं, मिर्ज़ा साहब। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है इस वक्त इसकी गुत्थी वाकई सुलझ नहीं रही है, ऊंट किसी करवट बैठ नहीं रहा है और भारतीय हठधर्मी भी जारी है, अभी तक जारी है। भारत ने नए फॉर्मूले पर भी एतराज़ जड़ दिया है, तो आप क्या सोचते हैं, क्या चाहता है भारत? सबसे पहले सुबह खैर आपको भी है ना, आपको और अली आपको भी। और ये एक ऐसी आईसीसी के गले की हड्डी बन गई है चैंपियंस ट्रॉफी, जिसे न वो निगल सकता है न उगल सकता है। पाकिस्तान ने एक पार्टनरशिप फार्मूला दिया और उस फार्मूले के तहत पाकिस्तान ने ये कहा कि आइंदा 3 बरस तक पाकिस्तान और भारत के जो भी मैचेस होंगे आईसीसी इवेंट्स के, वो हाइब्रिड मॉडल पर होंगे। लेकिन अब आप ये देखें 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, जिसमें भारत और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर मेजबान है। चले श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका में लीग मैच तो पाकिस्तान खेल लेगा भारत के खिलाफ, लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो भारत इस बात पर अड़ा हुआ है कि फाइनल अहमदाबाद में होना चाहिए, फाइनल जो है कोलंबो में नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें पसे पर्दा जो चल रही हैं, और अगर इसका कोई हल नहीं निकला तो फिर उस सूरत में आईसीसी की बोर्ड मीटिंग तलब की जाएगी। कहा जा रहा है कि 5 दिसंबर को आईसीसी का ब्रॉडकास्टर्स के साथ एक इजलास है और फिर अगर बोर्ड मीटिंग तक मामला गया है ना तो फिर वोटिंग पर मामला आ जाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मौकिफ तो अपनाया है, लेकिन अब कान इधर से पकड़े कान उधर से पकड़े। पहले हाइब्रिड फार्मूला कहा जा रहा था, अब इसको पार्टनरशिप फार्मूला भी कहा जा रहा है, इसको फ्यूजन भी कहा जा रहा है, फ्यूजन फार्मूला। लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई, डेडलॉक बरकरार है। चूंकि वहाँ दुबई में और मुत्तहिदा अरब अमारात में 2 दिसंबर को यौम आज़ादी था, तो छुट्टियां थी। तो अब देखें कि क्या होता है। हालात जो है वो मुझे कुछ ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रहे। अच्छा, तो मिर्जा साहब, अगर डेडलॉक बरकरार रहता है तो आपके ख्याल में फिर कहाँ होगा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल? क्या किस तरफ ये जो ऊंट है ये किस करवट बैठता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, फाइनल के लिए तो पाकिस्तान तैयार हो गया ना। पाकिस्तान ने कहा कि हाइब्रिड मॉडल के बजाय पार्टनरशिप मॉडल हो और ये चैंपियंस ट्रॉफी भारत जो है हाइब्रिड मॉडल पर खेले, यानी भारत के टोटल 3 मैचेस हैं वो दुबई में खेले, और अगर सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो पाकिस्तान ने उसके लिए भी कह दिया ठीक है वो भी वहां दुबई में हो। लेकिन जो आइंदा 3 बरस तक आईसीसी के मेजर इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स में पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा, फाइनल कहीं और नहीं खेलेगा, बाहर ही खेलेगा। तो इसकी वजह से मामला जो है वो उलझता जा रहा है बजाय सुलझने के। और मामला जो है वो इधर तो दुबई का तो डिसाइड हो चुका था कि अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं होता है, जैसे पार्टनरशिप मॉडल होता है, तो पाकिस्तान अगर भारत नहीं पहुंचता फाइनल या सेमीफाइनल में तो सेमीफाइनल फाइनल लाहौर में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात पर अड़ा हुआ है, बल्कि अभी भी अड़ा हुआ है कि फाइनल एटलीस्ट शुड बी प्लेड इन लाहौर। लेकिन भारत की एक जिसे कहना चाहिए हठधर्मी है। अब जय शाह
क्या करते? जब जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे उस वक्त भारत इतनी मुखालफत कर रहा था, तो अब वो चेयरमैन बन गए हैं, तो क्या वो सपोर्ट करेंगे? बहुत बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे इस मामले में। तो मिर्जा साहब क्या सोचते हैं आपके व्हाट्स द बेस्ट वे फॉरवर्ड पीसीबी के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत की है पीसीबी ने और ऐसी सीरीज़ का इनकाद ही जो क्रिकेट शायकीन की दिल की तस्कीन का बायस बनेगा अगर वो पाकिस्तान में होती हैं। और जो सारी मेहनत है पहले जो सीरीज़ करवा कर पाकिस्तान ने की है, ऐसी सीरीज़ का ना होना, चैंपियंस ट्रॉफी का यहाँ ना होना फिर एक सवालिया निशान खड़ा कर देगा। देखिए, आईसीसी एक मेजर इवेंट है। 29 साल के बाद आईसीसी का कोई इवेंट जो है पाकिस्तान में होगा। 1996 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान में खेला गया था, उस वक्त तो आप बहुत छोटे होंगे। और 1996 के वर्ल्ड कप में जो है पाकिस्तान में फाइनल खेला था ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका ने, श्रीलंका जीता था। लेकिन अब उसके बाद कोई आईसीसी का मेजर इवेंट नहीं हुआ। 2008 में यहाँ एशिया कप हुआ था, तो लोग बिल्कुल 2021 में पाकिस्तान को मेजबानी दी थी आईसीसी ने इस चैंपियंस ट्रॉफी की, तो लोग इंतजार कर रहे थे कि दुनिया की टॉप 8 टीमें पाकिस्तान में एक्शन में नजर आएंगी। लेकिन भारत की वजह से ये मामला तवील से तवील तर होता जा रहा है, जिसकी वजह से शायकीन क्रिकेट भी मायूस है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोशिश तो की है, 12 अरब 70 करोड़ रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खर्च कर रहा है 3 स्टेडियम लाहौर, कराची और रावलपिंडी की तर्जीन 9 पर। तो फिर वो क्या होगा? चले अगर हाइब्रिड मॉडल भी होता है तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दीगर टीमें पाकिस्तान आएंगी। सुना है अफगानिस्तान की भी अब आंखें दिखा रहा है अपनी, क्योंकि अफगानिस्तान के हवाले से एक बयान दे दिया पाकिस्तान के वफाकी वजीर इत्तलात ने, तो वो भी आंखें दिखा रहे हैं कि सिक्योरिटी। तो मामला बड़े बिगड़ते जा रहे हैं। बजाय इसके बात और अली कल भी मिर्जा साहब इंडिकेट कर रहा था कि ये एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। अगर भारत ना आया तो इससे पहले जो हमने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की से सीरीज़ करवाई हैं और अब आप खुद बता रहे हैं कि अफगानिस्तान भी आंखें दिखाने लगा है, तो ऐसी सूरत हाल में तो क्रिकेट यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा खाकिम बदहन, ऐसा नहीं होगा। मसला यही कि एक ही मुल्क अड़ा हुआ है ना, वरना अब आप देखिए 3 मार्च 2009 को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ। उसके बाद 6 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई। 2015 में जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई, फिर रफ्ता रफ्ता सरगर्मियां, फिर एक वर्ल्ड 11 आई, नजम सेठी साहब लेकर आए, सरगर्मियां बढ़ती चली गई। और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, सारी टीमें पाकिस्तान आई। तो इनको क्या एतराज है जब दुनिया की टॉप की टीमें, गोरे तो ज्यादा सिक्योरिटी खदशात का इजहार करते हैं, लेकिन सब आए। तो भारत ही अपनी वो हुकूमत की पॉलिसी की वजह से कि जी हमारी टीम को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, ये हठधर्मी है, जिसे जिद है, अना का, ये जिसे कहना चाहिए कि भारत अपनी अना का मसला बनाए हुए है इसको। तो मिर्जा साहब, इस सारी सूरत हाल में जिस तरह से अभी भी हठधर्मी बरकरार है भारत की, और फिर बहुत सारे लोग यहाँ भी ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है, पीसीबी ने सरेंडर कर दिया है, तो मोहसिन नकवी साहब ने इसको क्लियर तो किया है कि अगर आप इसको सरेंडर कहते हैं तो ये दुरुस्त नहीं है। अगर किया होता तो फिर आईसीसी और इंडिया जो है वो वक्त ना मांगते मजीद। आपकी नज़र में जो अभी तक हमारा जो स्टैंस था वो काफ़ी सख्त मौक़िफ़ था हमारा, जो जिस पर हम अड़े हुए थे, और अभी भी जो फार्मूला भी पेश किया गया जिसको अब खैर फ्यूजन फार्मूला या पार्टनरशिप फार्मूला कहा जा रहा है, तो मजीद कोई नरमी पाकिस्तान के मौक़िफ़ में आगे आएगी? देखिए, पाकिस्तान ने सरेंडर नहीं किया है, ये महज अफवाह है। पाकिस्तान अपने मौके पर अगर डटा नहीं रहता तो अब तक तो शेड्यूल अनाउंस हो जाता आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। तो पाकिस्तान ने सरेंडर नहीं किया है। पाकिस्तान ने उनको एक ऑल्टरनेट हल दिया है, एक मुतबादिल फार्मूला दिया है कि ठीक है, चले हम मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं कि हाइब्रिड मॉडल को नाम बदलकर अगर हम इसको पार्टनरशिप मॉडल या इसको फ्यूजन मॉडल पे हम करा लेते हैं दुबई में भारत के मैचेस, और पाकिस्तान ने जो शर्त रखी है उस पे भारत में खलबली मची हुई है कि अगर उन्होंने दस्तखत कर दिए, लेकिन भारत हमेशा धोखा देता है ना। मुझे तो याद है कि 2023 के वर्ल्ड कप में गुज़िश्ता बरस भी पाकिस्तान की बड़ी खुशामद कर रहे थे, आ जाओ आ जाओ। पाकिस्तान ने कहा अहमदाबाद में मैच नहीं, उन्होंने अहमदाबाद में मैच रखा, वो हमेशा बैकआउट कर जाते हैं। तो हमें भी बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा। अगर वो दस्तखत करते हैं और आईसीसी गारंटर बनता है कि जी ठीक है, आइंदा आईसीसी के जो भी मेजर इवेंट होंगे उसमें पाकिस्तान और भारत जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर खेलेंगे, और पाकिस्तान भारत में जो भी इवेंट होगा वहां हाइब्रिड मॉडल पर भारत में जाकर खेलेगा, क्योंकि भारत यहाँ आकर नहीं खेल रहा तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। अच्छा, चले अब पाक जिम्बाब्वे सीरीज़ की भी बात करते हैं। जिम्बाब्वे से हम लोग पिछला मैच तो जीत गए थे, इस मैच की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? फिर से वही नतीजा हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान ही जीतेगा और ये सीरीज़ शुरू में ही अपने नाम कर लेगा। तो आप क्या सोचते हैं, जो अब प्लेइंग 11 है क्या वो ठीक है, दुरुस्त है, उसमें कोई तब्दीली नहीं लाएगा ये?
आप सही तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान सीरीज जीत जाएगा। मासूम टीम है जिम्बाब्वे की रैंकिंग 12वीं रैंकिंग है इस वक्त। आईसीसी जो T20 रैंकिंग उसकी 12वीं है। और जिस तरीके से पाकिस्तान के, हालांकि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, लिटिल स्टार्स हैं हमारे मिर्जा साहब, वो भी छाए हुए हैं। हाँ, लिटिल स्टार्स 29-30 बरस के हैं, ये भी याद रखिएगा कि लिटिल ना कहें उन्हें, लेकिन स्टार्स है 12 अपकमिंग स्टार्स। आप ये कह सकती हैं कि अपकमिंग स्टार्स हैं हमारे, कि जो अपनी परफॉर्मेंस की बेसिस पर पाकिस्तान का परचम बुलंद करना चाह रहे हैं। तैयब ताहिर ने अच्छी बैटिंग की, वो लिटिल स्टार 29 बरस के, उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की, मैन ऑफ द मैच रहे पहले T20 में। और पाकिस्तान ने यंगस्टर्स को मौका दिया है। सुफियान मुकीम अच्छे हैं, उसके अलावा आप देखें साइम अयूब तो एक्सेल कर ही है, और दीगर प्लेयर जो नए आए हैं, जहादात खान बस थोड़े रहे। अब देखते हैं कि वो तजुर्बे की बुनियाद पर वो कैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं। उस्मान खान परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अब उनसे विकेट कीपिंग भी शुरू करा दी है। तो पाकिस्तान के लिए चांस बहुत है कि व्हाइट वॉश करे इस सीरीज को इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। जिस तरीके से उन्होंने सारी मामलात पे रोशनी डाली है, वजाहत पेश की है, वो बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई हैं। जी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुसूसी अफराद का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, और इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद दरअसल दुनिया भर में माजूरों को दरपेश मसाइल को उजागर करना है और मुआशरे में उन अफराद की अफादियत पर जोर डालना है। इस दिन हमें क्या सीखना है, कौन कौन सी चीज़ अपने अंदर तब्दील करनी है, बहैसियत मुआशरा कहाँ कहाँ बेहतरी लानी है। ख़ास तौर पर माजूर अफराद से मुतालिक हमें आज ये अहद करना है कि आइंदा किसी भी फ़र्द को डिसेबल नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसे तमाम अफराद किसी ना किसी तरह बहुत से ऐसे खुसूसियात रखते हैं जो शायद हमारे अंदर भी नहीं होती। आइए आज अहद करते हैं कि डिफरेंटली एबल तमाम अफराद को कहेंगे आज से हम। और आज आपकी मुलाकात हम भी एक ऐसी ही होनहार जिस्मानी माजूरी के ज़ाती तजुर्बे से गुजरने वाली आबिया अकरम से करवाते हैं, जो 1997 से जिस्मानी माजूरी से मुतालिक तहरीक में सरगर्म है। उन्होंने बतौर तालिबा स्पेशल टैलेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का आगाज़ किया और वो कॉमनवेल्थ डिसेबल्ड फोरम के लिए नामजद की जाने वाली पहली राब्ताकार हैं। इसके अलावा नेशनल फोरम ऑफ विमेन विद डिसेबिलिटी की बानी है और अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहिदा बराए हुकूक व नशोनुमा माजूरीन के नफाज के लिए कोशा हैं। और आबिया पाकिस्तान की पहली डिसेबल खातून है जिनको बरतानवी हुकूमत का शिवनिंग स्कॉलरशिप भी मिल चुका है और BBC की 100 खवातीन की फहरिस्त में भी अपनी जगह बना पाई हैं। जी, आबिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आबिया हमें ज्वाइन करिए। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए आज के प्रोग्राम के हवाले से। थैंक यू। सबसे पहले तो हम आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। आपने इस वक्त अपनी ज़िंदगी में जो अचीवमेंट्स हासिल कर ली हैं, क्या क्या चैलेंजेस का सामना रहा है आपको इनको अचीव करने में? बिल्कुल, बीइंग अ वुमेन विद डिसेबिलिटी बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं कि जब आपको फील्ड में निकलना पड़ता है, बाकी लोगों के लिए काम करना होता है, तो काफ़ी सारी जो मूवमेंट है उसके साथ साथ चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट, फैमिली की सपोर्ट, उन सब की वजह से एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। अगर आपके पास तालीम है और आप कुछ करना चाहते हैं तो और क्लियर विजन है, तो फिर ये चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी को रोकते नहीं हैं, बल्कि ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। मुझे जहाँ जहाँ भी चैलेंजेस नज़र आए वहाँ वहाँ मैंने उनके राइट्स के लिए बात की, क्योंकि मुझे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना बल्कि उन चैलेंजेस को रिमूव करना है, ताकि जितनी भी ख़वातीन हैं पाकिस्तान में वुमेन विद डिसेबिलिटीज़, उनको हम ऐसा माशरा क्रिएट करके दे सकें कि जहाँ पे वो इक्वली कंट्रीब्यूट कर सकें। मैं सिर्फ बात कर रही हूँ 10 to 15%, जो कि 10 से 15% एक बहुत बड़ी तादाद है अफराद बाहम माजूरी की। 50% उनमें से ख़वातीन बाहम माजूरी हैं और 80% जो है वो रूरल एरियाज से बिलोंग करते हैं। और उसी में अगर हम जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करें तो वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ को 4 गुना ज़्यादा जेंडर बेस्ड वायलेंस फेस करना पड़ता है। अभी हम 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म की भी बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इन दोनों चीज़ों को लेते हुए कि जेंडर और डिसेबिलिटी दोनों मूवमेंट में हम लिंक कैसे क्रिएट कर रहे हैं और कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। ज़बरदस्त। बिल्कुल, आप डिफरेंटली एबल लोगों के लिए ख़ास तौर पर काम कर रही हैं। जो स्पेशल टैलेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है, आप उसकी डायरेक्टर प्रोग्राम्स हैं। इस इदारे के बारे में और ये किस तरीके से काम कर रहा है, इस पर भी ज़रा रोशनी डालें।
बिल्कुल स्टेप बेसिकली इट्स अ क्रॉस डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग तमाम डिसेबिलिटीज़ के साथ, डाइवर्सिफाइड ग्रुप्स के साथ काम करते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस जो है वो गवर्नमेंट की इंगेजमेंट के साथ है कि कैसे हमने लॉज के ऊपर काम किया, लेजिस्लेशन पे काम किया, ताकि एक सिस्टमैटिक चेंज जो है वो आ सके। आज हम लोग पंजाब में रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलकर लॉन्च करने जा रहे हैं। इट्स रिक्वायर्ड 2 decades ऑफ द स्ट्रगल, जिसमें तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का कंट्रीब्यूशन है। हमने सबके साथ मिलकर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के राइट्स के लिए बात की और हमने उनको बताया कि आप किस तरह से डिसेबिलिटी इंक्लूजन के साथ साथ लॉज के होते हुए, लेजिस्लेशन के होते हुए काम कर सकते हैं। स्टेप बेसिकली एक ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है, अवेयरनेस भी प्रोवाइड करती है, लेकिन अभी जो हमारा फोकस है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटी पे है। UNFPA एक इदारा है जिनके साथ हम UN के साथ मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि हम वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज को इक्वल राइट्स प्रोवाइड कर सकें। उसमें GBV के जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, कोर्ट्स हैं, लॉयर्स हैं, उन सब की अंडरस्टैंडिंग। इट्स नॉट अ सिंगल पर्सन, कोई एक इदारा सब कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। पूरा एक सिस्टम है, एक इकोसिस्टम है जिसको डेवलप करने की ज़रूरत है, एक अंडरस्टैंडिंग है जिसको बनाने की ज़रूरत है, ताकि हमारे आवाम में इसकी आगाही पहले से पैदा हो और लोगों को बेहतर ट्रीट कर सकें। अच्छा, अब मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे जो ऑडियंस है, हमारे नाजरीन हैं, उनको अपनी इस स्टोरी के मुतालिक भी ज़रूर बताएँ। हम नहीं चाहते कि 1997 में 1997 में जो हादसा आपके साथ पेश आया, आप उसके ट्रॉमा से दोबारा गुजरें, पर इसको एक कार खैर समझकर अगर वो स्टोरी आप हमारे उन नाजरीन के लिए जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आपको मोटिवेशन समझते हैं, आपको समझते हैं कि आप उनसे आगे खड़ी हैं, अगर आप उनके लिए बताना चाहें, शेयर करना चाहें। बिल्कुल। जब मैंने काम शुरू किया लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस वक्त मैं पूरी दुनिया में ख़वातीन के राइट्स के लिए बात कर रही हूँ। मुझे भी हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में एक चैलेंज फेस करना पड़ता था कि घर से बाहर निकलेंगे तो चैरिटी की अप्रोच, अल्लाह लोगों की अप्रोच कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, उन सारे बैरियर्स को ख़त्म करते हुए मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट लगा वो ये था कि हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की लाइफ में चेंज कैसे ला सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस, कि जब तक आप डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। अभी जैसे हम एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, अफराद बाहम माजूरी, कि पहले इंसान फिर उनकी डिसेबिलिटी। तो अफराद बाहम माजूरी को अगर हम कंसीडर करें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके लिए फिर काम करें, उसके लिए स्ट्रेटजीज डेवलप करें। एक्सेप्टेंस जब तक माशरे में नहीं होगी, मैंने पाकिस्तान में भी काम किया, इसके अलावा साउथ एशिया या पैसिफिक और ग्लोबल लेवल पे भी, जहाँ पे भी, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये लगता था कि वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ की लीडरशिप होनी चाहिए। हम पार्लियामेंट में रिजर्व सीट की बात करते हैं, हम पॉलिसीज़ में इंक्लूजन की बात करते हैं, बोर्ड्स में उनकी बैठने की बात करते हैं, ताकि जब उनके पास पोजीशन और पावर होती है तो डेफिनेटली वो बहुत कुछ अचीव कर सकती है। Exactly. All about your own commitment. और हम बिल्कुल समझ सकते हैं, आप इस वक्त एक तकरीब में शिरकत के लिए मौजूद हैं, जो आवाज़ें हैं वो उस पर और बढ़ के बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका अदा करेंगे कि आप हमें वक्त दिया है अपने इस बिज़ी स्केड्यूल से भी। मैं चाहूँगी आप ये बताएं कि अभी तक जितनी एफ़र्ट्स की जा रही हैं डिफरेंटली एबल लोगों के लिए या गवर्नमेंट की तरफ से जो इक़दाम लिए जा रहे हैं, क्या वो सेटिस्फैक्ट्री हैं और मज़ीद क्या बेहतरीन इक़दाम में लाई जा सकती है आपके ख़्याल में? मेरे ख्याल में तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप पॉलिसीज़ और इनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, उनकी इंगेजमेंट्स बहुत पॉजिटिव हैं, बट दे नीड टू नो हाउ टू डू इट। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को खुद इंगेज करें। उनकी आवाज़ को जब तक हम शामिल नहीं करेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं लाइक SAP, लाइक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनको हम जब तक इंगेज नहीं करेंगे उस वक्त तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती है। इसमें बजटरी एलोकेशंस की भी ज़रूरत है, इसमें आपके तमाम तरह की जो सर्विसेज हैं उनके इंक्लूजन की ज़रूरत है।
बिल्कुल आबिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, और सलाम है आप जैसी ख़वातीन को जो कि डिफरेंटली एबल भी हैं, और इसके साथ साथ ख़वातीन होने के नाते हमारे माशरे में जहाँ पर पहले से ही ख़वातीन को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, वहाँ पर आप इस मुश्किल से भी नबरदाज़मा हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ब्रेक के बाद नाज़रीन, मरी का माल रोड हो, गिलगित बल्तिस्तान की बुलंद बाला पहाड़ हों, सवात के जन्नत नज़ीर मनाजिर या स्कर्दू की खूबसूरत वादियाँ और झीलें, पाकिस्तान की शुमारी इलाका जात पूरी दुनिया के सयाहत के शौकीन अफराद के लिए कशिश का बायस हैं। और पाकिस्तान में ऐसे फोटोग्राफर व्लॉगर्स मौजूद हैं जो इन खूबसूरत मकामात को एक्सप्लोर करते हैं, इनकी खूबसूरती पूरी दुनिया के सामने रखते हैं। आज एक्सप्रेसो में हमने मदऊ किया है ऐसे ही एक फ़ोटोग्राफर और ट्रैवल व्लॉगर को जो कि पाकिस्तान की खूबसूरती को पूरी दुनिया के सामने ला रहे हैं। तहसीन रज़ा सिर्फ मशहूर जगहों पर व्लॉगिंग नहीं करते हैं बल्कि नई और पुरखतर जगहों को एक्सप्लोर करते हैं और नए सियाहती मकामात को दरियाफ्त करना उन्होंने अपना मिशन बना रखा है। तहसीन रज़ा ट्रैवल व्लॉगिंग के साथ फ़ोटोग्राफी भी करते हैं और ड्रोन से वीडियोज़ भी शूट करते हैं। जी हाँ, तहसीन रज़ा रवां साल नेशनल टूरिज्म अवार्ड्स में बेस्ट ट्रैवल व्लॉगर फिल्म मेकर का अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। और जनाब क्या कह सकते हैं, K2 से बुहेरा अरब तक का जनाब का सफ़र है, और क्या शानदार तस्वीरें और क्या मंजर कशी है इनके जो हम व्लॉग्स देखें या फिर वो तस्वीरें देखें उसमें। तहसीन हमारे साथ ही मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम तहसीन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बताइए इस ख़तरनाक और इस खूबसूरत सफ़र जिसको मैं कहूँ, इसका आगाज़ कब से हुआ, कब से शौक़ पैदा हुआ और कब से कर रहे हैं? ट्रैवलिंग तो मैं 2009 से कर रहा हूँ, तकरीबन 15 साल हो गए हैं इसको। और शुरू में हमने बिगिनिंग जो गरीब इलाके थे उनसे लिया, फिर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान और कोस्टल बेल्ट के बाकी इलाकों में हमने सफ़र किया। ज़बरदस्त है, यानी अभी K2 समिट से लेकर पाकिस्तान की कोस्ट लाइन तक आप एक्सप्लोर कर चुके हैं। एक्सपीरियंस कैसा, और ख़ास तौर पर जो नेशनल टूरिज्म अवार्ड्स में बेस्ट व्लॉगर फिल्म मेकर का जो अवार्ड आपको मिला है, कितना बड़ा एजाज़ है? जी बिल्कुल, ये टूरिज़म अवार्ड्स पहली दफ़ा गवर्नमेंट लेवल पे इनका इनेकाद हुआ था और उसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज थी। बेस्ट ट्रैवल व्लॉगर का अवार्ड उसमें मुझे मिला, और ये एक ज़ाहिरी बात है कौमी अवार्ड था तो खुशी की बात थी हमारे लिए, और हम पाकिस्तान की खूबसूरती दिखा रहे थे तो उसको किसी लेवल पे रिगार्ड किया गया, तो ये हमारे लिए एक खुशी की बात थी। तहसीन, हमारे लिए भी खुशी की बात है। ये बताइएगा कि आप तो पूरा पाकिस्तान फिर चुके हैं, कौन सी जगह आपके दिल के ज़्यादा करीब है? ज़ाती तौर पे देखा जाए तो मैं चूँकि ख़ुद हरीपुर से हूँ तो पहाड़ हमारे लिए कोई नई बात नहीं थे पहाड़ देखना। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा फैसिनेट किया वो बलूचिस्तान के जो कोस्ट लाइन है उसने किया। वहाँ पे चूँकि मैं ख़ुद अपने नक्शे मार्क करके जाता था और नई जगह ढूंढता था, नए बीचेस ढूंढे, तो उस वजह से मुझे बलूचिस्तान ने बहुत ज़्यादा हमेशा ही फैसिनेट किया। अच्छा, ज़बरदस्त। तो कौन कौन से नई जो सियाहती जगह है वो आपने दरियाफ्त की हैं तहसीन? कोस्ट लाइन पाकिस्तान की जो है उसकी अगर बात की जाए तो 1000 किलोमीटर लंबी है, जिसमें कुछ ही जगह थी जो लोगों को पता थी। कुछ नॉन बीचेस थे जैसे उर्मारा हो गया, कुनमलीर हो गया, पसनी हो गया, ग्वादर हो गया। हालांकि इसमें कई जगह ऐसी थी जिसका किसी को अंदाज़ा ही नहीं था कि वो इतनी खूबसूरत होंगी। तो उसमें कोई 8 से 10 नई ऐसी जगह, नए ऐसे बीचेस, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थी जिन पे हम गए, ऑफ रोडिंग करके गए और कई जगह पे पैदल चल के भी गए और उनको ढूंढा। तो वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो थी वो थी। अब उनके लोकल्स के जो नाम हैं वो ही नाम हमने रखे उनके, और कोई ऐसा सच उसका कोई डेडिकेटेड नाम हमने नहीं रखा। जो लोकल्स उसको प्रोनाउंस करते थे उस जगह को उसी के नाम से हमने फलां बीच हो गया जी, फलां बीच हो गया, इस तरह उनके नाम हमने रखे हैं। अच्छा, और तहसीन, आबादी के लिहाज से तो बलूचिस्तान में बहुत कम आबादी है, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जो बिल्कुल सुनसान है, तो कभी आपको डर लगा हो उन रास्तों पर जाने से? जी बिल्कुल नहीं, इस तरह तो डर की बात तो नहीं है। दूसरा ये है कि लैक ऑफ फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे। हमेशा ट्रिप प्लान करना और ट्रिप पे जाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता था कि फैसिलिटीज़ बिल्कुल ना होने के बराबर होती थी। आपको होटलिंग के लिए मसला होता था और बाकी नेटवर्क कनेक्टिविटी का मसला होता था, तो ये मसले होते थे। बाकी डर इस तरह का कोई भी नहीं था कि जिसको सोच के सफ़र ना किया जाए।
सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, आपको क्या लगता है कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, जिस तरह से आपने एक्सप्लोर किया डिफरेंट जगहों को, इस तरह की जगहों को एक्सप्लोर किया जाए और फिर ना सिर्फ एक्सप्लोर किया जाए बल्कि वहाँ पर टूरिज़्म जो है वो बढ़ाया जाए, पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होगा। इस अमर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, कितने इक़दाम किए जाने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से इसके? बिल्कुल, पाकिस्तान में वही जो नॉन जगह हैं जो लोगों को पता है, और जो पीक टूरिज़्म सीज़न होता है समर्स में यूजुअली, तो उसमें वो जगह हमेशा ओवर क्राउडेड हो जाती हैं और लोगों के लिए अल्टरनेट डेस्टिनेशंस नहीं हैं जहाँ पे वो जा सकें। लोगों को पता नहीं है, अल्टरनेट डेस्टिनेशंस तो पाकिस्तान में बहुत सारी हैं पर लोगों को पता नहीं है। तो ऐसी नई जगह उनको फिर एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करना, वहाँ तक सड़कों का जाल बिछाना, वहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये गवर्नमेंट की ज़रूरत है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट ने कभी भी इसको एज अ वैल्यूएबल एसेट नहीं समझा, और वो जगह अभी तक जो है, जो बहुत बड़ा एसेट है हमारे मुल्क का, वो इसी तरह बेकार पड़ी है। चले किसी एक ऐसी जगह का नाम बताइए जहाँ पर ऐसी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। बलूचिस्तान तो सारे का सारा ही आप कह रहे हैं, कोस्ट बेल्ट जितनी भी आपकी है वहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है। फिर इसी तरह नॉर्थ में भी कश्मीर में नीलम वैली है, वहाँ पे सड़कों के जो हालात हैं वो उस तरह नहीं है कि कोई भी बंदा फैमिली के साथ या कोई भी फॉरेनर टूरिस्ट जो है उसको आसानी से सफ़र किया जा सके। नीलम वैली की आप बात कर लें। फिर अस्तोर में है, कुछ इलाके हैं वहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है। फिर बल्तिस्तान के इलाके हैं, उसमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है। फिर गिज़र का इलाका है जहाँ पे तकरीबन कोई 100 से ज़्यादा लेक्स हैं, अल्पाइन लेक्स जो ऊपर पहाड़ों पे हैं। अच्छा। तो वहाँ तक ट्रैक्स बनाने की, वहाँ के लोगों को दिखाने की वहाँ की ब्यूटी और वहाँ की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो दिखाने की ज़रूरत है। सही है। अच्छा तहसीन, ज़रा अपनी ये जो आपकी ट्रैवल व्लॉगिंग है उसके दौरान कभी कोई ऐसा वाक़या जो मुनफरिद हो पेश आया आपके साथ, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? मुख्तलिफ थी, मुख्तलिफ वाक़यात थे। अब चूँकि 15 साल से हम घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, जो आपके जहन में हो तो अच्छा इवेंट या बुरा इवेंट, ये पहले वो आप पे डिपेंड करता है, कुछ भी जो आपको याद रह गया हो। हमेशा अच्छे इवेंट्स ही हमारे साथ पेश आए, अल्लाह ना करे कभी कोई बुरा इवेंट हुआ हो। अच्छे इवेंट्स तो बहुत ज़्यादा पेश आए। लोगों की मेहमान नवाजी हमेशा जो है वो बड़ा मुतासर करती है हमें, खुसूसन केपी के और शुमाली इलाका जात के लोग जो हैं उनकी मेहमान नवाजी, उनका कल्चर, वो जिस तरह वेलकमिंग होते हैं हमेशा टूरिस्ट के साथ, तो ये हमें हमेशा जो है हर दफ़ा बहुत याद रहती है। बिल्कुल। अच्छा तहसीन, आप किस तरह से ज़्यादा जाना चाहते हैं, क्योंकि आप व्लॉगिंग भी करते हैं, आप फोटोग्राफी भी करते हैं, तो आप फोटोग्राफर के तौर पर ज़्यादा जानना पसंद करते हैं कि लोग आपको उस तरह से जानें, या व्लॉगर के तौर पर? मैंने तो हमेशा ये समझा है कि ट्रैवलिंग और फोटोग्राफी और व्लॉगिंग जो है ये एक मेरी ट्रैवलिंग की बाई प्रोडक्ट रही है। मैं एक्सप्लोरर हूँ, मैं नई जगहों को एक्सप्लोर करता हूँ, और मैं उस ट्रैवलर और एक्सप्लोरर के नाम पे अगर जाना चाहूँ तो ये मेरे लिए ज़्यादा एजाज़ की बात है। बाकी आप ट्रैवलिंग करते हैं तो फोटोग्राफी और ट्रैवलिंग, ये वीडियोग्राफी खुद ब खुद हो जाती है। वो इलाके इतने खूबसूरत हैं कि वहाँ पे अगर कोई लेमैन भी जाके अगर कोई फोटोग्राफी करे तो उसके अच्छे ही आते हैं। अच्छा। ये हमें भी पता है। बहरहाल चूंकि हमें तजर्बा हो चुका है ट्राई कर करके तो इस वजह से फिर हमारी जो कोशिश होती है कि हम किसी नए एंगल से किसी खास जगह को लोगों को दिखाएं। ज़बरदस्त। अच्छा तहसीन, मैं चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपकी तरह, उनकी भी सोच है, वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, डिफरेंट जगहों पे जाना चाहते हैं, लेकिन रुक जाते हैं कहीं ना कहीं। जिस तरह से आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे एरिया अगर आप एक्सप्लोर करना जाएँ तो वहाँ पर आबादी बहुत कम है, सहूलियात नहीं है, तो वो रुक जाते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस प्लान करें और निकलें। पाकिस्तान बहुत बड़ा है, यहाँ पे आपको हर इलाके में जो है वो नई लैंडस्केप, नया कल्चर, नया कुछ सीखने को मिलता है। और आप जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है लोकल्स के साथ कनेक्ट हो के लोकल से इन्फॉर्मेशन लेके अगर आप नई जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनमें घूमना चाहते हैं, तो आप अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। अच्छा तहसीन, बहुत से लोग जो हैं कुछ इलाकों में जाते हुए घबराते हैं। हाँ। और ख़ास कर उनको सिक्योरिटी के जो हैं वो कंसर्न्स होते हैं। आप बताइएगा कि कितना महफूज हैं ये इलाके जहाँ पर लोग जाते हुए डरते हैं थोड़ा?
शुमाली इलाका जात की अगर बात की जाए तो वो तो टोटली जो है वो सेफ़ हैं, उसमें जाने के लिए किसी भी किस्म की घबराहट और झिझक की ज़रूरत नहीं है। और मैंने कई ऐसे फ़ीमेल ट्रैवलर्स देखी हैं, सोलो ट्रैवलर्स देखी हैं जो अकेले शुमाली इलाका जात जितने भी हैं उनमें ट्रैवलिंग करती हैं और हमेशा उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। मैंने कई ऐसे फॉरेनर टूरिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं, जो एक दफ़ा पाकिस्तान आते हैं और उसके बाद फिर कंसेक्टिव हर साल आ रहे हैं, उनका इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहता है पाकिस्तान में। जो जनूबी इलाके हैं वहाँ पे पूरे मुल्क में जो सिक्योरिटी के हालात हैं तो उसमें थोड़ा सा एहतियात हम भी करते हैं, जो टूरिस्ट हैं उनको भी करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा एक नेशनल सिक्योरिटी का एक मसला है जो हमें पेश है, तो उससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, वो है। शुमाली इलाका जात जो है वो टोटली सेफ हैं, उनमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। सही है। थैंक यू सो मच तहसीन रजा, ट्रैवल व्लॉगर, फोटोग्राफर हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से उन्होंने मंजर पेश किया है ना पाकिस्तान के उन इलाकों का जहां पर अभी तक बहुत सारे लोग नहीं जा सके हैं, तो बिल्कुल देखकर वो तस्वीर और वो वीडियोस दिल कर रहा है कि हम भी फ़ौरन वहां चले जाएं। बहुत खूबसूरत है जी हमारा पाकिस्तान, ज़रूर एक्सप्लोर करें अपने मुल्क को जी। इसके साथ ही हम ब्रेक पर जाएंगे, आपका ही मजा आएगा। वेलकम बैक। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप की बात करें, चैंपियन कौन होगा फैसला आज हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने आ चुके हैं। फैसला कुन मैच मुल्तान में 11 बजे शुरू होगा और इस मैच में आपको बताएं कि पाकिस्तानी टीम जो है वो अब मुसलसल अपने सारे मैचेस जीतते हुए पहुंची है और पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, ब्लाइंड क्रिकेट टीम, हमेशा से ही एक मजबूत टीम के तौर पर सामने आती रही है। इसके अलावा दूसरी जानिब अगर अब बात करें तो जो कप्तान हैं बांग्लादेशी टीम के, वो भी इस हवाले से बाखबर हैं कि पाकिस्तानी टीम से मुकाबला सख्त होने वाला है, लेकिन पुरजोश नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है, आरफुल्ला का ये कहना है कि मुकाबला सख्त होगा लेकिन वो तैयार हैं और कोशिश करेंगे कि टाइटल अपने नाम करें। इसके अलावा ब्लाइंड क्रिकेट टीम के हवाले से एक और ख़बर ये है कि इंडिया से इसकी मेज़बानी छीन ली गई है और भारत को ये बताया गया है कि अगर वो अपनी टीम्स दीगर सीरीज़ में जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी है नहीं भेजेगी तो उनको खेलों में सियासत से बाज नहीं आ रहा। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भी, T20 वर्ल्ड कप के लिए भी उन्होंने अपनी टीम नहीं भेजी और मुसलसल यही रविश है। फिर कबड्डी टूर्नामेंट के लिए भी नहीं भेजी। पता नहीं क्यों भारत जो है वो खेलों का फरोग शायद चाहता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये इसी तरीके से भुगता जाएगा। लेकिन हम एक्साइटेड हैं आज के मैच के लिए। फैसला कुन मैच है, एक जनाब ये मैच है और एक हमारा जिम्बाब्वे के साथ जो हमारी कौमी क्रिकेट टीम का मैच है, उसके लिए हम बड़े एक्साइटेड हैं और दोनों तरफ हम जीत के लिए जो है ना वो क्या कह रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि हम ही जीतेंगे। तो जाते जाते जी याद करेंगे पंजाबी शायरी में इनकलाब बर्पा करने वाले उस्ताद दामन को, जिनकी आज 40वीं बरसी मनाई जा रही है। उस्ताद दामन का असल नाम चिरागदीन था और उस्ताद दामन मजदूरों, किसानों, गरीबों और मजलूमों के शायर थे और उन्हीं के हुकूक की आवाज़ बुलंद करते रहे। नाइंसाफ़ी, अदम मसावात और जबर के ख़िलाफ़ उनके तराने, नज़में आज भी ज़बान ज़द-ए-आम है। पंजाबी के अलावा उस्ताद दामन उर्दू, हिंदी और दीगर ज़बानों से भी वाक़फ़ियत रखते थे और उनकी मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग शायर हज़रत शाह हुसैन के पैरोकार थे और बादशाही मस्जिद के मगरिब की तरफ उसी हुजरे में डेरा डाला जहां माधोलाल हुसैन भी मुकीम रहे हैं। और जनाब बहुत सारे इसके अलावा अनगिनत जो गीत हैं वो भी उन्होंने लिखे और वो गीत जो थे उस वक्त भी और अभी ज़बान ज़द-ए-आम रहे। और ऐसे ऐसे गीत जो आज भी ज़बान ज़द-ए-आम है। ना मैं चांदी दी ना सोने दी, ना मैं पित्तल भरी परात, मैनू धरती कली करा दे मैं नच्चा सारी रात। ऐसे ऐसे खूबसूरत गीत थे जो हमसे पिछली नस्ल तो ख़ासकर बहुत इंजॉय करते रहे हैं। लातादाद गीत हैं और उसको आज भी अगर सुने तो आपको वैसा ही असर मिलेगा और वो आपको पिछले ज़मानों में ले जाएंगे। तो जी हमने छोटा सा ट्रिब्यूट पेश किया। इसके साथ ही हमें एक्सप्रेसो से आप इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।